आज हम 12वीं गणित में पढ़ेंगे अध्याय 3 अवयव के बारे में। ठीक है, अध्याय 2 हो गया था, उसमें से जो भी 2.5 के जो प्रश्न उसको आप बनाने की कोशिश करिएगा। अब है अगला चैप्टर अवयव, जो आप कक्षा 11वीं में नहीं पढ़े हुए ना 10वीं में पढ़े हो, एक नया है लेकिन आगे कॉलेज में इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो अवयव क्या है? अवयव जो अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार क्या होता है, रचना होता है। ठीक है, और इस आयताकार रचना को हम दीर्घ कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करते हैं। एक आयताकार रचना होता है जिसमें क्या रहता है, इस प्रकार से एक दीर्घ कोष्ठक के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाए। इसमें m क्रॉस n अवयवों की रचना करते हैं। m क्रॉस n से मतलब है कि m स्तंभ रहेंगे, स्तंभ, ठीक है, और n पंक्तियां। तो n स्तंभ, स्तंभ मतलब जो खड़ा जो लाइन रहता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्तंभ, 1 2 3 स्तंभ। ठीक है, और पंक्तियां मतलब इस प्रकार के रो रहेंगे, 1 2 3 इस टाइप के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते ये n1 n2 n3 है और ये m1 m2 m3। ठीक है, तो इस प्रकार से m क्रॉस n अवयव की हम रचना करते हैं और यहाँ पे उपस्थित अवयव होते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, उसके अवयव होंगे, जहां जहां एक दूसरे को क्रॉस करेगा ना वहां पे अवयव होंगे। तो इसको हम m क्रॉस n मतलब जैसे कि 3 3 है, 3 m1 m2 m3 और n1 m2 m3, तो 3 क्रॉस 3 अवयव कहेंगे। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का एक अवयव है, ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें क्या है, अवयव को हम किसी भी अंग्रेजी के अक्षर A B C कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी अवयव जैसे कि A है, ठीक है, उसके लिए A I J करके उसका संकेतन है, जहां पे A क्या है, अवयव को बता रहा है, जबकि I और J क्या है, क्रमांक को बता रहा है। किसके क्रमांकों को? स्तंभों और पंक्तियों के क्रमांकों को बता रहा है। ठीक है, इसको बड़े कोष्ठक के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो इसका फॉर्मूला कैसा टाइप का हो जाएगा, या फिर इसके जो मान जो होंगे कैसे होंगे, जैसे कि A11 A12 A13 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे और AIJ मान लेते हैं। J किसको बता रहा है, n पंक्तियों के अवयवों को बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद या फिर J ना करके n तक के कर सकते हैं ना, क्योंकि n तक के ले जा रहे हैं। अब दूसरा है आगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, A21 A22 A23 से लेकर A2n तक के। ठीक है, ये हो गया। ये किसको बता रहा है, A11 किसको बता रहा है, ये एक अवयव है जो किसी भी अवयव के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के दोनों का संयुक्त रूप से युग्मन, उसके मान को संयुक्त रूप से मान को बता रहा है। जबकि A12 किसको बता रहा है, पहला पंक्ति किंतु दूसरा स्तंभ, पहला ही पंक्ति है ये लेकिन दूसरा स्तंभ है। ठीक है, जैसे कि इसकी बात करते हैं 21, तो ये कौन सा है, दूसरा पंक्ति है लेकिन पहला स्तंभ है। ये कौन सा है, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ को बता रहा है। इस प्रकार से इसका रचना करते हैं और ये आगे ऐसे जाते जाएगा। ठीक है, और आगे कहां तक जाएगा, जैसे कि हम नीचे में लिख देते हैं AM1। ठीक है, M किसको बता रहा है, mवे नंबर के पंक्ति को बता रहा है। ठीक है, और सॉरी mवे नंबर के स्तंभ को बता रहा है, और पहला क्या है, mवे पंक्ति को बता रहा है और पहला स्तंभ है, और दूसरा हो जाएगा AM2 AM3 ऐसे करके जाएगा और कहां तक जाएगा, AMN तक के जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आगे यहां तक के। तो ये कैसा बता रहा है, देखो ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कौन है, पहला स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ पहला लेकिन mवे नंबर का क्या है, पंक्ति है। ठीक है, ये mn लास्ट है, मतलब mवे नंबर का स्तंभ और nवे नंबर का पंक्ति के योग को वो बता रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे इसको संक्षिप्त रूप में AIJ के रूप में भी बोल सकते हैं, जहाँ पे I जो क्या है, आईवे पंक्ति और जेवे स्तंभ के संधि पर स्थित है। ठीक है, AIJ के रूप में इस प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करते आगे, इनके बारे में कुछ बेसिक और पढ़ लेते हैं। इनके जो अवयव होंगे या तत्व तो यही होंगे, ये क्या है, तत्व कहलाएंगे, अवयव या तत्व के रूप में होंगे। अब जो है व्यापक रूप में, व्यापक अवयव के रूप में अवयवों का निरूपण हम कैसे करते हैं, तो है
इस प्रकार से ही किया जाता है व्यापक रूप में, ठीक है। अब इसके कुछ प्रकारों को देख लेते हैं। अवयवों के प्रकार, हमें इसका थोड़ा सा बेसिक समझना है कि इसकी रचना कैसे करते हैं, इसके प्रकार क्या क्या है। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, जब प्रश्नावली में आएंगे तो और अच्छे से वो क्लियर होते जाएगा। अभी केवल यहाँ पे बेसिक समझिए। तो जैसे पहला प्रकार है, क्या है, स्तंभ अवयव या फिर पंक्ति अवयव बोल सकते हैं। पहला नंबर है पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव नाम से स्पष्ट है, जिसमें केवल एक पंक्ति होंगे, स्तंभ भले ज्यादा हो सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव। जैसे कि क्या है, 2, 5, -8, 6। यहाँ पे देखिए एक ही पंक्ति है, इधर हम जा रहे हैं सीधा लेफ्ट टू राइट, तो सीधा सीधा जा रहे हैं, एक ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितने, 1, 2, 3, 4, तो 4 स्तंभ है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर पंक्ति अवयव की बात करते हैं तो 1x4 का पंक्ति अवयव, क्योंकि इसमें स्तंभ एक ही है, सॉरी पंक्ति एक ही है और स्तंभ जो है 4 है। तो हमेशा पंक्ति को पहले लिखना है और स्तंभ को क्या करना है, बाद में लिखना है। उसके बाद आता है स्तंभ अवयव। अगला नंबर है स्तंभ अवयव में, जिसमें केवल एक ही स्तंभ होंगे, पंक्ति ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम कर देते हैं 4, 6, -9 और 7 कर देते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे एक ही स्तंभ है, लेकिन पंक्ति कौन है, 1, 2, 3, ये 4। तो ये कैसा हो गया, 4 × 1 का अवयव है, जो क्या है, स्तंभ अवयव कहलाता है। उसके बाद एक है शून्य अवयव। शून्य अवयव में क्या रहेगा, जिसके सभी अवयव, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य अवयव कहेंगे। इसमें क्या रहता है, इसको 0 OMN से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 0, 0, 0 करके ये हो जाएगा, ये 2 × 2 का शून्य अवयव, क्योंकि इसमें 2 स्तंभ हैं और 2 पंक्तियां हैं, ठीक है। और एक और बोल सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये जो है 3 × 3 का, इसको पढ़ेंगे। 3 × 3 का क्या है, एक शून्य अवयव है, जिसमें 3 पंक्तियां और 3 क्या है, स्तंभ है या फिर कॉलम है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है वर्ग अवयव। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसको हल्का हल्का जानेंगे केवल। वर्ग अवयव, तो वर्ग अवयव में क्या रहेगा, जिसमें बराबर पंक्तियां और बराबर क्या होंगे, स्तंभ होंगे, उसे वर्ग अवयव कहेंगे। जैसे कि ABCD, ये क्या है, 2 × 2 का अवयव है, तो इसमें 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है, अर्थात स्तंभ है, तो ये क्या है, वर्ग अवयव कहलाएगा। या फिर जैसे कि ABCDEF और GHI, ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 का क्या है, वर्ग अवयव होगा, क्योंकि इसमें 3 स्तंभ और 3 कॉलम है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसमें एक है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण क्या होगा, किसी अवयव में, जैसे कि इस अवयव की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से और लिख देता हूं, DEFGH, ये तो विकर्ण कौन होगा, ये जो होगा क्या होगा, इसका विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। तो किसी अवयव में कितने विकर्ण हो सकते हैं, 2 विकर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मुख्य विकर्ण। जैसे इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी क्या है, ये विकर्ण है, तो इसको हम बोलेंगे मुख्य विकर्ण कहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या कहलाता है, ऐसा अवयव जिसके केवल विकर्ण वाले मान, केवल विकर्ण वाले अवयव क्या होंगे, संख्यात्मक मान होंगे, बाकी जो है 0 रहेगा, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं 0, यहाँ से करते 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, ठीक है। तो इस प्रकार का अवयव जिसमें विकर्ण वाले ही मान संख्यात्मक होंगे, बाकी मान 0 होंगे, वो क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4, 0, 0, 5 ये हो गया, ऐसा मान लेते हैं। ये भी क्या है, 2 × 2 का, 2 × 2 का, ये 3 × 3 का क्या है, विकर्ण अवयव है, ठीक है। ये हो गया विकर्ण अवयव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न में आएंगे, ठीक है।
उसके बाद है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, ठीक है। अदिश आव्यूह में क्या है, वह विकर्ण आव्यूह जिसके सभी मुख्य विकर्ण के अवयव समान होंगे तथा से सभी अवयव 0 होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश विकर्ण आव्यूह। मतलब विकर्ण आव्यूह ही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, जो विकर्ण के अवयव रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे, जैसे कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये क्या हो गया, अदिश आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अदिश आव्यूह। उसके बाद है इकाई या फिर तत्समक, जिसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तत्समक संस्कृत शब्द है। तत्समक आव्यूह क्या होगा, जिसके सभी अवयव क्या रहेंगे, जिसके जो है अदिश आव्यूह वाले जो विकर्ण रहेंगे, जैसे कि अदिश आव्यूह में क्या रहता है, जो विकर्ण वाले जो मान होंगे वो एक समान होंगे, लेकिन तत्समक या इकाई आव्यूह में जो विकर्ण वाले मान होंगे वो इकाई होंगे और बाकी मान 0 होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तत्समक आव्यूह कहेंगे, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, जैसे कि हम 3x3 का ले रहे हैं तो I3 के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम बोलते हैं तत्समक आव्यूह। अगर I2 की बात करते हैं, मतलब 2x2 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये क्या हो जाएगा 2x2 का, केवल एक अंक वाला बात करेंगे तो केवल 1 रहेगा, मतलब इसमें केवल एक विकर्ण और एक स्तंभ होंगे, तो इसके लिए ये 2 के लिए और ये 3 के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह, ठीक है। उसके बाद है ये हो गया है, और प्रकार है, उसको नहीं पढ़ना है क्योंकि उनका अभी प्रयोग नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दो अवयवों की समानता, ठीक है। दो अवयव कब समान होंगे, जब उनकी स्तंभ और विकर्ण दोनों बराबर होंगे, तो दोनों अवयवों को हम समान अवयव कहेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक अवयव हमारे पास है A, जिसका मान है 2 4 और 5 6, ठीक है, ये 2x2 का है, और एक और अवयव है 10 9 7 8, ये भी क्या है 2x2 का एक अवयव है। ये दोनों क्या होंगे, समान अवयव कहलाएंगे, A और B क्या होंगे, समान अवयव होगा, क्योंकि इनके पंक्ति और स्तंभ क्या है, समान है, इसलिए समान अवयव कहलाएंगे। केवल ऐसी बेसिक जानकारी, ठीक है। उसके बाद ये संख्यात्मक मान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2x2 का होना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं अवयवों का योग अब भाई योग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं, गणित में तो योग, अंतर, गुणा और भाग, यही सब संक्रियाएं होती है। तो अब अवयवों का योग भी करके देख लेते हैं। तो अवयवों का योग कब होगा, जब दो अवयव जो होंगे एक जैसे होंगे, जैसे कि एक अवयव A है जिसके अवयव AIJ है और m क्रॉस n का है, दूसरा अवयव B है, इसके भी अवयव कैसे हैं, BIJ के रूप में है, ठीक है, B के लिए IJ और ये भी m क्रॉस n का है, तो इनका योग होगा, ठीक है। तो योग मान लेते हैं C के रूप में मिल रहा है, A और B को जोड़ने पे C मिल रहा है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, AIJ के रूप में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो C का बराबर का क्या मान होगा, CIJ के रूप में होगा, ठीक है, और वो भी कैसा होगा, m क्रॉस n के रूप में, ठीक है। इसका जो भी मतलब योग करने के पश्चात जो भी मान मिलेंगे उनको हम आपस में जोड़ देंगे, जो कैसा रहेगा, तो CIJ किनके योग के बराबर है, वह AIJ प्लस BIJ के योग के बराबर है, ठीक है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं जोड़ के, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसको जोड़ के मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं एक अवयव A है, ठीक है, उसका मान है 2 -4 4 और क्या दिया हुआ है 1 5 और 2, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसको लिखेंगे तो एक ऐसा टाइप का है, इसमें 2x3 का क्या है, एक मतलब 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, इसमें एक अवयव है, ठीक है, और एक दूसरा अवयव B और है जिसका मान भी अब सेम होना चाहिए तभी योग होगा, एक समान चीजों का योग होता है, ठीक है। तो दूसरा कैसे, जैसे कि एक और है 1 4 3 0 -7 और क्या है 3 है, इसका हमें योग करना है, तो ये भी कैसा है
2×3 का ही है, समान अवयवों का ही योग या अंतर करते हैं हम। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो a प्लस बी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को तो एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 1 -4 5 4 2 प्लस, उसके बाद दूसरे के लिख लेते हैं और दूसरे के अवयवों को, ये हो गए, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए क्या होगा, जैसे कि पहले अवयव का पहला अवयव है तो दूसरे अवयव के पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, दूसरे अवयव का दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के साथ, मतलब प्रत्येक का प्रत्येक के साथ जोड़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे 2 धन 1, 2 धन 1 किसको, इस 2 को हमने इसके साथ जोड़ा, ठीक है। उसके बाद -4 यहाँ पे गेप रहेगा, ठीक है, धन 3, उसके बाद यहाँ पे गेप रहेगा 4 -7, जोड़ रहे हैं लेकिन ये 3 माइनस है इसलिए माइनस रहेगा। उसके बाद 1, इसका 1 तो इसका क्या है 4 को जोड़ दिए, यहाँ पे 5 तो इसका 0, इसमें 2 और उसका 3, ये हो गया जोड़ दिए। तो कितना हो गया 3, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हो गया -3 और उसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, ठीक है। तो ये हमें कैसा मिला, a प्लस बी का योग मिला, वो कैसा है, ये भी 2×3 का है, मतलब 2×3 का ही है। तो जब जोड़ेंगे तो वही टाइप का जैसा पहले था अवयव जो है वैसे ही अवयव हमें योग के पश्चात मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार अंतर वाला भी हो सकता है, तो अंतर वाला आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये है अवयवों के योग का जो है गुणधर्म को देख लेते हैं पहले, उसके बाद अंतर वाला को आपको बताऊंगा मैं। अवयवों का जो है जो योग है उसके गुण धर्म, योग के जो गुण धर्म है, अवयवों के योग का जो गुण धर्म तो कैसा है, तो इसमें सबसे पहला है अवयवों का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। क्रम विनिमय नियम कक्षा 11वीं में मैंने बताया है, गणित के जो कुछ नियम होते हैं जैसे कि क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम है, योज्य तत्समक प्रतिलोम, ठीक है, वितरण नियम, ये सब चीजें। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, जैसे कि a प्लस बी है वो किसके बराबर होगा, b प्लस a के बराबर होगा, ठीक है। मतलब हम एक अवयव और b अवयव को जोड़ेंगे और उसका उल्टा b को a के साथ जोड़ेंगे तो दोनों का मान क्या होगा, समान ही रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। उसके बाद है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम इनका प्रयोग होगा आगे इसलिए इसको बता देता हूँ। साहचर्य नियम में क्या है, a b प्लस सी है तो यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साहचर्य का नियम, ठीक है। अगर a को b प्लस सी से जोड़ते हैं उसके बाद a को जोड़ना, उसी प्रकार a b को पहले जोड़ दें फिर बाद में c को जोड़ेंगे तो इनका योग क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद है तीसरा नंबर योज्य तत्समक। योज्य तत्समक में क्या होगा, अगर किसी अवयव को हम शून्य अवयव के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें अवयव a ही मिलेगा जो बराबर होगा एक शून्य अवयव को अवयव एक से जोड़ने पे, ठीक है। बहुत सरल है ये। चौथा नंबर है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होगा, एक अवयव a को उसी अवयव के प्रतिलोम मतलब उल्टा से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, शून्य अवयव मिलेगा, या -a को +a से घटाएंगे तब भी हमें शून्य मिलेगा, ठीक है। मतलब एक अवयव का प्रतिलोम को उसी अवयव के साथ घटाने पे हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य अवयव प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद एक है निरसन नियम, ठीक है। निरसन नियम देख लेते हैं, आगे प्रयोग होगा उसका तो उसको मैं बता देता हूँ निरसन नियम क्या है। पांचवा है निरसन नियम, ये थोड़ा उपयोगी है, आगे प्रयोग होगा। तो इसके अनुसार क्या है, a प्लस बी जो होगा वो b प्लस इसके बराबर होगा, सॉरी a प्लस सी के बराबर होगा। ये कब संभव है, जब b और c आपस में बराबर होंगे, मतलब हम दो अवयव a और b को जोड़ते हैं
और एक अवयव ए और सी को भी जोड़ दें, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कब की स्थिति में होगा, जब बी और सी आपस में बराबर होंगे तभी हो सकता है, क्योंकि इस बी के जगह सी रख रहे हैं, क्योंकि बी बराबर सी है। तो ये कहलाता है निरसन नियम। जब इसका प्रयोग करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब है अवयवों का अंतर या फिर व्यवकलन, व्यवकलन, ठीक है, मतलब अंतर। व्यवकलन में क्या है, घटाना है। जैसे कि एक अवयव ए है और उस अवयव को बी से घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए प्लस माइनस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यह हमारे पास एक अवयव ए है, ठीक है, उसके मान कौन कौन से दिए हुए हैं, मान लेते हैं 5 - 3 6 और 5 2 और 7 है, और एक और ले लेते हैं 3 × 3 का ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी का ज़्यादा प्रयोग करेंगे हम। -3 1 और 1, ठीक है, ये हो गया। और एक अवयव बी है, ये कौन सा अवयव है, 3 × 3 का है। खैर इसको लिखना नहीं है, ये बताने के लिए, अभी समझाने के लिए है। उसके बाद है 15 - 9 8 और यहाँ पे लिख देते हैं बीच में, और 15 6 0, उसके बाद -9 3 और 21 है। अब इसको हमें क्या करना है, व्यवकलन, मतलब घटाना है, ठीक है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों के मानों को रखेंगे और घटाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, a - b, तो पहले मान को पूरा रख लेते हैं, 5 5 -3, यहाँ से -3 2 1 6 7 वो 1, ठीक है, ये हो गए। यहीं तक छोटा सा कर लेते हैं और माइनस करके नीचे में लिख देता हूँ, यहाँ 15 15 -9 -9 6 3 और 8 0 21, ये हो गया, ठीक है। एक साथ लिख देते हैं, ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसका घटाओ, तो 15 में से, ये सॉरी 5 में 15 गया, इसको इससे घटाएंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको इससे लिख लेते हैं फिर से, 5 - 15 -3, ये वाला -3, ये -9 जो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये -3, इसका माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9, ठीक है। उसके बाद 2 में से किसको घटाएंगे, 6 को, फिर 1 में से 3 को, अब 6 में से 8 को, इसको इसके साथ, और 7 में से 0 को, और 1 में से 21 को, ये हो गया। तो इस प्रकार से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे बच गया -10 और 6, ठीक है। चाहोगे तो आप पहले इसको लिख सकते हो या फिर ऐसे लाइन से भी लिख सकते हो। यहाँ पे हो गया 6 -4 -2 7 और -20, तो ये हो गया हमारा 3 × 3 का उत्तर मिला, अंतर में भी। तो इस प्रकार से व्यवकलन करेंगे और क्या करेंगे, योग भी करेंगे। एक ठोक और बचे हैं, लास्ट है एक अवयव का अदिश गुणनफल, ठीक है। एक बच्चा हुआ है, एक अवयव का अदिश गुणनफल करते हैं। एक अवयव का अदिश गुणनफल, तो कोई भी एक अवयव है, जैसे कि अवयव ए है, इसका किसी अदिश संख्या लैम्डा से गुणा करते हैं, तो हम इसको लैम्डा ए लिख सकते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाएगा, अदिश गुणनफल कहलाएगा। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा अवयव के रूप में लैम्डा ए IJ m × n के रूप में। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि a बराबर कितना है, 6 5 0 -4 1 2 और -8, इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 9 और 3, ये है, ठीक है। और मान लेते हैं लैम्डा बराबर 2 है, तो अदिश गुणनफल a लैम्डा क्या हो जाएगा, 2 × a, तो a का मान यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
उसको लिख देते हैं 8 - 9 3। अब क्या होगा, 2 का गुणा होगा, तो 2 का जब अंदर में हम गुणा करेंगे ना तो प्रत्येक अवयव के साथ होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, अदिश गुणन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणित 6 - 4 गुणित, या फिर 2 गुणित -4, 2 गुणित 8, इसका था 2 गुणित 5, 2 गुणित 1, 2 गुणित -9, 2 गुणित 0, 2 गुणित 2 और 2 गुणित 3। ठीक है, ये हो जाएगा अदिश गुणनफल। आगे क्या हो जाएगा, अब गुणा करेंगे, यहाँ पे 12, 10, 0, -8, 2, 4, 16, -18 और यहाँ पे 6। तो इस प्रकार से क्या होगा, अदिश गुणनफल। ठीक है, मतलब प्रत्येक अवयव के जो प्रत्येक अवयव होंगे उसके साथ जो बाहरी संख्या रहेगा उसका गुणा करेंगे। इसी प्रकार से उभयनिष्ठ भी निकाल सकते हैं। अगर कोई उभयनिष्ठ निकालना रहेगा ना सब में से, तो 2 का उभयनिष्ठ या 3 का उभयनिष्ठ, जो भी उसके गुणांक होंगे उनको हम उभयनिष्ठ भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखे ना, तो लैम्डा की जगह कितना है, 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे, क्योंकि लैम्डा का मान कितना है, 2 है। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न वाली की बात करेंगे।